हेलो एंड वेलकम टू नितिन गडकरी अनप्लग्ड। चलिए पता करते हैं कि उमा भारती को कैसे वापस लाए नितिन गडकरी। इस घर में कितनी सारी आवाजें हैं, कितने नेता हैं, फॉलोअर्स कम हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी असली विपक्ष है या अन्ना हजारे, रामदेव और सुब्रमण्यम स्वामी असली विपक्ष बन गए। वेलकम टू द शो। उमा भारती की घर वापसी कैसे हुई? उमा भारती हमारी पुरानी बहुत अच्छी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, संघर्ष में उनका अच्छा योगदान रहा है। राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में काम करने वाले व्यक्तियों ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विस्मृति, भूल जाना, ये भगवान ने इंसान को दी हुई सबसे बड़ी बात है। इसलिए पुराने इतिहास को भूल जाना चाहिए जी, और उससे सीख लेकर वर्तमान काल में समझकर भविष्य की नीति बनानी चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मायावती जी का गुंडा राज और मुलायम सिंह जी का जंगल राज भी लोगों ने देखा है। हम फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का रामराज्य स्थापन करना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि उमा भारती का उसमें बहुत उपयोग होगा। शिवराज सिंह चौहान ने 2 बार मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में आपकी सरकार बनाई। मुझे बताइए कि उनको दुखी करके आप उमा भारती को वापस क्यों लाए? किसने बताया आपको दुखी हुए? आपको फोन किया उन्होंने? इतने दिनों से वो बेचारे आप उन्हें आने नहीं दे रहे थे। देखो, पहली बात ऐसी है, शिवराज बिल्कुल नाराज नहीं। शिवराज जी हमारे पार्टी के एक दमदार, ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ता है, एक यशस्वी मुख्यमंत्री है और मैं उनके पीछे पूरी शक्ति और ताकत के साथ खड़ा हूं। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। जब आप अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि नितिन गडकरी क्या है, नितिन गडकरी अध्यक्ष क्यों हैं, नितिन गडकरी को आरएसएस ने, जिसे कहते हैं, ऊपर से पैराशूट किया है। आपका जो पूरा अभी तक का टेन, उसमें सबसे टफ चीज क्या थी? मैं मस्ती में काम करता हूँ, जैसे चाहिए वैसे रहता हूँ, जो चाहिए बोलता हूँ और अपना काम करता हूँ। मुझे जब आप ये बात कहते हैं लोग मानने लगे, लेकिन जब आप अध्यक्ष बनाए गए थे, इस देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है, उनके लिए इसे कहते हैं भगवान ने भारतीय जनता पार्टी जैसा ऑपोजिशन भेज दिया है जो एक दूसरे से अभी भी लड़ रहा है, कांग्रेस से नहीं लड़ रहा। मैं आपको 2-3 इंस्टेंसेस देती हूँ। अगर आप देखें, सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G घोटाला पूरा एक्सपोज किया, प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे या बाबा रामदेव, एक तरह से ये प्रखर विपक्ष बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 2G स्पेक्ट्रम का जी सबसे पहले संसद में अगर विषय किसी ने निकाला, शुरुआत की है तो अरुण जेटली ने। ठहरे, आप अपने एलिगेशन लगाए तो मेरी भी बात सुन लो। महंगाई के ऊपर सबसे बड़ा कड़ा संघर्ष संसद और संसद के बाहर किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला निकाला किसने? तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े प्रखर आवाज उठाया। सीवीसी के ऊपर सबसे पहले जब थॉमस की नियुक्ति की बात हुई, तब हमने लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा जी ने उसको विरोध किया। बहुत सही बात करें। एक मिनट, मैं आपको टोक रही हूँ, बहुत सही बात। दूसरी बात आप जो कह रही है, एक मिनट, आप सही कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज ने टेंटेड थॉमस को हटाने की लड़ाई लड़ी, लेकिन उसी सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री को बिना आप लोगों से बातचीत करे हुए ऑफ द हुक कर दिया, जिससे अरुण जेटली ने एक लाइन ली राज्यसभा में और आपकी नेता विपक्ष लोकसभा ने उस लाइन को खत्म कर दिया और मनमोहन सिंह को कटघरे से निकाल लिया। ये क्या है? देखिए, इस प्रकार से आप कह रहे ऐसी घटना नहीं है। जब टीवी वालों ने उनको फोन पर पूछा कि आप ये तो हो गया, उन्होंने माफी मांगी है, तो आपकी क्या भूमिका है? उन्होंने कहा माफी मांगी तो उन्होंने आपसे पूछा था? देखिए, पहली बात ऐसी है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उनको मुझे पूछने की जरूरत नहीं हर मुद्दों पर। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं? नहीं, जरूर है। इसके बाद आप जब सवाल पूछते क्या है, जवाब दिखाया जाता, पर कौन सवाल क्या पूछता ये बताने। आपको मैं एक एक चीज इस इंटरव्यू की दिखाऊंगी, इसमें कुछ नहीं एडिट होगा, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे पता नहीं मेरे आने के पहले क्या था। आज इतना अच्छी माहौल है, अच्छी स्थिति है, पार्टी यूनाइटेड है, मिलकर निर्णय होते हैं और हमने फोकस किया है यूपीए के खिलाफ। और यूपीए सबसे ज्यादा चिढ़ती है, अगर अड़चन में आती है, रात दिन उनको दिखती है कोई बात, तो बीजेपी दिखती है। कोई जूता भी मारता है तो बोलते बीजेपी ने मारा। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इनफाइटिंग अगर नहीं है और यहाँ पे जिसे कहते हैं राम राज्य हो गया है, तो अभी अरुण जेटली ने कुछ नहीं कहा। सुषमा स्वराज ने जिस तरह से अरुण जेटली को, येदुरप्पा को और राजनाथ सिंह को अटैक किया, ये किस तरह का डिसिप्लिन है कि आप पब्लिकली अपने कॉलीग्स को अटैक करें? देखिए, सबसे पहली बात है कि आउटलुक का वो पूरा इंटरव्यू मैंने पढ़ा है। पूरे इंटरव्यू में 2-4 वाक्यों के कारण गड़बड़ हुई जो बाहर आई है। वो वाक्य भी तो एक मिनट आप सुन लीजिए। और उनका इंटेंशन वैसा नहीं था। देखिए, ये मीडिया का काम है कि हम जब भी कोई घटनाएं होते हैं, निर्णय होते हैं, कुछ बोलते हैं। मैसेंजर, आप जो आपको मैसेज दे रहा है उसको क्यों गोली मार रहे हैं? यहाँ गोली मारना चाहिए तो आपको अपने नेता को। मैं आपको भी गोली नहीं मारूंगा और किसी को नहीं मारूंगा। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ
हाँ, कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ, हम कोई माँ बेटों की पार्टी नहीं है, पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, हाँ, या कोई एक महिला बिल्कुल सर्वस्व वो बोलेगी वो पॉलिसी ऐसी पार्टी नहीं है। हाँ, वी आर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी एज वेल एज डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द कंट्री। सही कह रहे हैं तो आप। हमारे यहाँ सामूहिक लेकिन नेतृत्व है। डिसिप्लिन लागू सिर्फ अरुण जेटली पे होता है क्या सुषमा स्वराज पे नहीं होता? ये सभी पर उन्होंने लागू है। नहीं बोला, अरुण जेटली ने आज तक उस पर मैं टिप्पणी नहीं आपको की। एक बात बताऊं, सभी लोग डिसिप्लिन में है, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप किसी बात की चिंता मत करो। एक दमदार अपोजिशन पार्टी करके इन कांग्रेस वालों को बिल्कुल उनको दिखा देंगे क्या हो सकता है अपोजिशन पार्टी, हम दिखा देंगे, आप चिंता मत करिए। तो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि कांग्रेस को दिखा देंगे क्या हो सकता है, आगे जाके भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये पता करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज डोंट गो अवे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी से। तो आपने कहा आप कांग्रेस को दिखा देंगे। लोग जो आपके भी बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं, उनको कई बार लगता है कि आप एक दूसरे को ही दिखाते रहते हैं। कांग्रेस बाद में आती है, कांग्रेस कई बार बड़ी खुश होती है कि हमको विपक्ष मिला तो भारतीय जनता पार्टी जैसा, जिसे कहते हैं हेवन सेंट ऑपोजिशन। ऐसे कोई नहीं कहता। कांग्रेस वालों की नींद हराम हुई है। एक एक नेता सुबह शाम हर बात को हमको जिम्मेदार पकड़ता है। जब लोग कहते हैं कि आप बाबा रामदेव एक आरएसएस का मुखौटा है, तब आप क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस के में कुछ नेता ऐसे हैं कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और उनकी बातों को कांग्रेस पार्टी भी सीरियस नहीं लेती। तो उनकी बातों को हम क्यों सीरियस लें? इस देश में अरुंधति राय गिलानी जी दिल्ली में आकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, तो ये सरकार में ये ताकत नहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की, और वो निहत्थे लोग थे, शांतिप्रिय तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के बारे में मुर्दाबाद का भी नारा नहीं दिया, एक पत्थर नहीं मारा। सो रहे थे रात को, सो रहे थे। ऐसी स्थिति में उनको इस प्रकार से मारना पीटना। और रामदेव बाबा ने मुझे कहा उनके कपड़े छोड़े गए, आखिर उन्होंने एक महिलाओं के कपड़े पहनकर वो गए। क्या साधु संतों का ऐसा अपमान करने की हिम्मत कांग्रेस वाले कर रहे हैं? ये किसके इशारे पर हुआ है? और यही कांग्रेस वाले आज अगर उनको कहते ठग है, तो क्या के लिए झक मारने के लिए फिर एयरपोर्ट पर 4-4 मंत्री और कैबिनेट सेक्रेटरी वहां जाकर उनसे बातचीत करने के लिए क्यों गए? वहां सोए हुए लोगों के अपने हाथ पैर तोड़ते, उनका गुनाह क्या था? क्या उन्होंने हाथ में कोई कानून लिया था, कोई पत्थर मारा था? मिस्टर गडकरी, जो आप कह रहे हैं उससे हर देशवासी सहमत होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल है, क्या आप 100% अन्ना हजारे के साथ हैं? क्या जो अन्ना हजारे चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी वही चाहती है लोकपाल बिल में? और दूसरी बात, आप अभी बाबा रामदेव के साथ हैं, बाबा रामदेव आगे जाके जब जो खुद कह चुके हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो वो क्या आपका एक और ऑफशूट होगी? देखिए, न लोकपाल बिल के बारे में न अन्ना हजारे ने हमारा सलाह पूछा है, और न केंद्र सरकार ने हमको कभी बुलाया। हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, दोनों सदन में हमारे विपक्ष के नेता हैं। इस सरकार ने कमेटी फॉर्म की, ना हमारे लीडर ऑपोजिशन को पूछा, ना हमको पूछा। जब इनका डायलॉग समाप्त हुआ, जब बातचीत में तनाव आया, तभी हमको सलाह पूछ रहे। हम पार्लियामेंट में, हम एक विपक्ष पार्टी है, जब बिल पेश करेंगे पार्लियामेंट में, तब उसके ऊपर अपना लेकिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हायर ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सबको आना चाहिए लोकपाल बिल के पर्व्यू में? देखिए, मेरी भूमिका बहुत साफ है। कांग्रेस पार्टी एक बार निर्णय करके एक बिल, ड्राफ्ट बिल, उसका हमको हमारे सामने रखे, और जब उसका निर्णय हो जाएगा, वो बिल रखने के बाद फिर हमारा मत देंगे। तब तक हम इस पर कोई मत नहीं देना चाहते। तो क्या आप अन्ना हजारे के साथ हैं या नहीं? देखो, हम किसी के साथ नहीं, बाबा रामदेव के? हम भारतीय जनता पार्टी की नीति के आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। कर्नाटका में क्या मजबूरी है इधर पर रखने की? आपके लोकपाल, जन लोकपाल वहां के संतोष हेगड़े ने उनके खिलाफ इतने सारी रिपोर्ट दी हैं, बिल्लारी भाई हैं, कौन सी मजबूरी है? येदुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई चार्जेस नहीं। संतोष हेगड़े जी ने आज तक लोकायुक्त के रूप में किसी प्रकार का येदुरप्पा पर चार्ज करने वाला कोई रिपोर्ट दिया नहीं है। 2, तीसरी बात, येदुरप्पा ने जो लैंड नोटिफिकेशन के केस के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, वो कानून कर्नाटक की विधानसभा ने पास करके मुख्यमंत्री को डी नोटिफिकेशन ऑफ लैंड करने के अधिकार दिए हैं। उस कानून का उपयोग करके येदुरप्पा से 3 गुना ज्यादा इस प्रकार की लैंड डी नोटिफाई करने का काम SN कृष्णा जी ने, धर्म सिंह जी ने, कुमार स्वामी ने, और हमारे जो देवेगौड़ा जी ने इसका 3 बार इसका उपयोग किया है, 3 गुना ज्यादा उपयोग किया। आपके एग्जाम्पल है, मतलब इनके पद पे आपको चलना है। सुनिए तो, मुझे बताइए, डी नोटिफिकेशन ऑफ लैंड करना ये भ्रष्टाचार है क्या? उन्होंने एक लैंड डी नोटिफाई की है,
जो लीगली सही है। हाँ। आज तक कोई कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं दिया। हाँ। कोई लोकायुक्त ने रिपोर्ट नहीं दिया, कोई हाई कोर्ट ने रिपोर्ट नहीं दिया। जैसे हमारे 2G स्पेक्ट्रम में CEG का रिपोर्ट है, कॉमनवेल्थ गेम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और सीबीआई का रिपोर्ट है, वैसे इस डिनोटिफाइड लैंड पर किसी का कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर कांग्रेस का मुंह काला होगा तो बीजेपी भी काला। अरे काला क्यों करो, किया क्या उसने? क्यों येदियुरप्पा को निकालो? मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए ठीक है आपके वो साउथ इंडिया में एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो बड़ा नेशनल स्टेज है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना सेटबैक हो रहा है येदियुरप्पा की वजह से? पहली बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिसका आप जवाब नहीं दे सके। येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई चार्जेस नहीं है। क्या केवल एक बार में कोई कह दे और उसके ऊपर कार्रवाई करे? अच्छा चलिए उनको छोड़िए, बेल्लारी भाई ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बेल्लारी भाई जैसे लोग आपकी सरकार में, आपकी सरकार बेल्लारी भाइयों के बिना नहीं चल सकती? देखिए पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट तो वो भी लड़ रहे हैं, कोर्ट भी इंक्वायरी कर रही है। एक बार जब तक उनके ऊपर देखो, उनके नाम पर कर्नाटक में एक भी माइन नहीं है, और आज उनके ऊपर कोई अगर आरोप है, उन्होंने कुछ गलत काम वो किया है। आंध्र प्रदेश में आप सही बात कह रहे हैं, मुझे एक लेकिन बात आरोप है। और आप मुझे बताइए क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को बेल्लारी भाइयों को, ऐसी कौन सा कंपल्शन, ऐसी कौन सी मजबूरी? इसी प्रोग्राम पे अरुण जेटली ने कहा है, उन्होंने कहा ये पार्टी का मत नहीं, उनका मत है कि इस तरह के पूंजीपति राजनीति में नहीं होने चाहिए, या केडी सिंह हो या बेल्लारी भाई हो। क्या ऐसी मजबूरी है? मुझे एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को अगर दोषित करना है, हाँ। तो कम से कम उसके दोषों को स्थापित तो करो। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात, मैं डंके की चोट पर बताता हूं, मैं कभी इस बात के लिए डरता नहीं। रेड्डी के तीनों भाइयों ने जब अड़चन के समय में हम कर्नाटक में लड़े, जब हमारी सत्ता नहीं थी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आए, प्रवेश किया, उस समय पार्टी के लिए काम किया, और जो पार्टी का शासन बना उसमें उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन है, शेयर है। जो हजारों कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में मेहनत की, उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया, उनके जिलों में काम किया। अगर उनके ऊपर कोई गुनाह है, कोई सिद्ध होता है, कोई कोर्ट निर्णय देता है, हरकत नहीं, फिर उसके ऊपर सोचेंगे। देखो कांग्रेस ये विंडक्टिव पॉलिटिक्स खेल रही है। यही कांग्रेस है जिसने गुजरात में हमारे निरपराध कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे डाले हैं, न्यायालय का दुरुपयोग किया है। और सीबीआई ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये मायावती और मुलायम सिंह जी को हर बार अपने वोटिंग के लिए सीबीआई की फाइल दिखाती है। मुझे आप जवाब दो कि पीएसी में मायावती और मुलायम सिंह जी के पार्टी के दोनों सांसदों ने इनको समर्थन क्यों किया, क्यों बदल गए? मुझे बताओ, विश्वासदर्शक प्रस्ताव के समय कांग्रेस पार्टी को मायावती जी ने खुला समर्थन दिया और मुलायम सिंह जी ने बहिर्गमन क्यों किया? ये दिल्ली में दोस्ती और लखनऊ में नूरा कुश्ती, ये क्या नाटकबाजी है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका आप मुझे जवाब दो, ये सीबीआई जिसके बिल्डिंग के उद्घाटन में प्रधानमंत्री कहते हैं बड़े निरपेक्ष, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री से मैं दरखास्त करता हूं, आह्वान करता हूं, जवाब दो कि सीबीआई ने मायावती और मुलायम सिंह जी के केसेस में 2 बार यू टर्न करके एफिडेविट क्यों बदला? अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद अभी आते हैं नितिन गडकरी से ये चर्चा जारी रखते हैं। प्लीज डोंट गो अवे। लोग बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से। आपके पास जिसे कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ, फुटबॉल में टर्म होता है, आपके पास नरेंद्र मोदी हैं, जो मतलब इस देश के बड़ा रिकॉर्ड है कि गुजरात में वो बार बार सरकार बना रहे हैं। आपके पास रमन सिंह है, आपके पास शिवराज सिंह चौहान है। उसके बावजूद ये जड़ वाले नेता हैं जिनकी अपनी जगह पकड़ है, उन लोगों को आप बिल्कुल तरजीह नहीं देते। यहाँ अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जो D4 कहा जाता है, जो दिल्ली 4, वही आपके सबसे बड़े, और वही सारे फैसले क्यों लेते हैं? इन नेताओं को इनका ड्यू भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं मिलता? देखिए, आपको कभी हिंदुस्तान की मीडिया को भी सुधार करो। देखो, मैं मीडिया के साथ मीठे मीठे संबंध करके बात करने वाले में से नहीं हूं, और मैं अपनी बात छपाने के लिए मैं नहीं चाहती आप मीठे मीठे संबंध रखिए। मैं कहा कह रही हूं? आपको एक बात बताऊं, देखो, परसेप्शन कुछ भी रखना और उसके ऊपर बोलना और करना अच्छा नहीं है। हाँ। देखो, मैं किसी की मर्जी से नहीं चलता। हाँ। जो मुझे 25 साल से जानते हो, नितिन गडकरी के स्वभाव को जानते हैं। आई एम लॉयल टू माई पार्टी एंड माई ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात जरूर नहीं कि मैंने किसके मन के विरोध में क्या निर्णय किया और किसके फेवर में क्या किए। हाँ। मैं मेरिट पर मूल्यांकन करता हूँ। हाँ। और दूसरी बात आप याद रखना, मैं नरेंद्र भाई के पीछे पूरी ताकत से खड़ा हूँ। जब भी दिल्ली में सवाल आता है तो खड़ा रहता हूँ। विनायक सेन की बात को लेकर मैं खड़ा रहा और मैंने पूछा, ये केंद्र सरकार को जवाब पूछा है कि विनायक सेन का संबंध नक्सलवादियों के साथ है कि नहीं, इसके बारे में आईबी का रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिला, केंद्र सरकार खुलासा करे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये क्यों नहीं आपके प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते? अरे भाई, ये पार्टी में तो लाइन से ऐसा मटेरियल एक से एक है, ज्यादा मटेरियल है ना, नेता ज्यादा है, फॉलोअर कम है। कोई जरूरत नहीं, फॉलोअर कैसे कम है? मैं आपको नेताओं की लिस्ट बता दूं जो सब तैयार है प्रधानमंत्री बनने के लिए। हम लोग पीटी हुई फिल्म नहीं है, हम आने वाली चलने वाली फिल्म है। अभी बाकी है। हाँ, अरे कोई चिंता, आज देश में आज कांग्रेस
32% आबादी पर कंट्रोल करती है, हम 36% आबादी पर कंट्रोल करते हैं आज भी देश में। हाँ। हमारे हाथ में जितने 9 राज्यों में हमारी सत्ता है। तो मुझे बताइए, आपका एज अध्यक्ष, आपके बाद अध्यक्ष कौन बनेगा? पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, मेरे बाद में अध्यक्ष कौन होगा ये तो पार्टी तय करेगी, मैं तो नहीं तय करूंगा। आप क्यों सवाल पूछ रही हैं? आपको आदत हो गई है कि माँ बताती प्रधानमंत्री कौन होगा, बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी। नितिन गडकरी किससे प्रभावित हुए हैं, वो किसे चाहेंगे? देखिए, पहली बात ऐसी है, देखो मैं आपको मैं पार्टी का छोटे स्तर पर काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं जो पोस्टर चिपकाता था। हाँ। जो दीवारों पर लिखता था, हस्ताक्षर गंदा होने के कारण सफेद चुना लगाता था। देखो, मैं इस पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और पहली बात आपको साफ रूप से बता देना चाहता हूं, मैं सामान्य कार्यकर्ता होने मेरे जीवन का मकसद मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना या प्रधानमंत्री बनना नहीं है। मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं अपने गृह जिले में भी मैं किसानों में काम करते रहता हूं और इस पार्टी का, इस देश का भविष्य बदले, देश की गरीबी दूर हो जाए, रोजगारों को न्याय, बेरोजगारों को न्याय मिले। बातें कह रहे हैं, इस पे सबकी सहमति है। इसे वर्ल्ड पीस सब लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि दुनिया में विश्व भूख खत्म हो, सब ने देश एक साथ आए, पाकिस्तान सुधर जाए। इन सब बातों पे तो आम सहमति है दुनिया भर में। मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इतने सालों से आप संघ से ताल्लुक रखते हैं। आपने खुद कहा आप एक बहुत छोटे वर्कर थे। आपके लिए सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का आप अच्छी तरह से बता दीजिए। मैं पूरा ताल्लुक रखता हूं संघ से। बिल्कुल, संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। डंके के चोट पर मैं कहता हूं, तो और मैं किसी को डर के राजनीति नहीं करता। आपके लिए, नितिन गडकरी के लिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छा आपका नेता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारे जीवन में हमारे सबसे ज्येष्ठ नेता जिनको मैंने देखा है और उनकी प्रेरणा पर हम काम करते हैं। और उनके बाद अडवाणी जी हमारे नेता हैं, और दोनों हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, आखिरी सवाल, अडवाणी जी आपके चेहरे होंगे प्रधानमंत्री के अगले जनरल इलेक्शन में? मैंने पहले ही घोषित कर दिया है कि 2014 के पहले या बाद में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी ये वक्त आया नहीं है। चलिए, तो ये थे नितिन गडकरी। बार बार कह रहे हैं कि डंके की चोट पे बोलते हैं, जैसे हमने इनसे वादा किया है। ये पूरा इंटरव्यू आपको अनएडिटेड दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।